तो आगे बढ़ते हैं, बीएसटी का पार्ट 2 फिनेंशियल मैनेजमेंट का था, ठीक है। सो जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, सो इसका क्या डेफिनेशन बोले थे हम, मैनेजमेंट ऑफ फिनेंस और मनी के मैनेजमेंट, कि सोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि पैसा कहाँ कहाँ से लेना है ना, उस चीज़ को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन आता है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट को 3 डिसीजन लेना रहता है, एक रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, एक फिनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक डिविडेंड डिसीजन, कि पैसा कहाँ से लेना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है एंड डिविडेंड कितना देना है। ये सारे 3 डिसीजन जो होता है एक फिनेंशियल मैनेजमेंट को लेना रहता है, ठीक है। तो उस तीनों में से एक डिसीजन है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते वक्त फिनेंशियल मैनेजमेंट को क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या लुक आफ्टर करने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब होता है डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स। अगर फिक्स एसेट एंड करंट एसेट से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे कि मान लो फिक्स एसेट में हमको इन्वेस्ट करना है, तो फिक्स एसेट में जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ को कंसिडर करेंगे, ओनली उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। करंट एसेट से रिलेटेड, क्योंकि एक बिजनेस में फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट, है ना, बिजनेस क्या नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट चाहिए, क्लियर है। सो यहाँ पे जब फिक्स्ड एसेट का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बिजनेस को, अगर मान लो कि बिजनेस को फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले देखो ये फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट बोलने का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। फिक्स्ड एसेट के बारे में बोल रहे हैं तुम, नहीं तो भी 4-5 साल के लिए हम लोग का जो अमाउंट इन्वेस्ट किए रहे थे वो लॉक्ड रहेगा, है ना, वी कैन नॉट यूज दैट अमाउंट, है ना, इफ रिक्वायर्ड। सो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो ये क्या होगा कि ये ऐसे ही नहीं लिया जाता है। सो यहाँ पे बहुत चीज़ को कंसिडर करने के बाद ही लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि रिस्क कितना है, रिस्क देखेंगे 5 साल के लिए, कुछ हम लोग इस पैसा को चला भी नहीं पाएंगे। नंबर 2, रिटर्न कितना आ रहा है। नंबर 3, रिटर्न पीरियड कितना है। रिटर्न पीरियड बोलने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इनिशियली, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, ये कैश आउटफ्लो, ठीक है, जो अभी इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना साल में रिकवर हो जाएगा, तो वो सारा चीज़ भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है 3 टर्म, रिस्क, रिटर्न एंड, एक रिस्क हुआ, रिटर्न हुआ एंड, और एक चीज़ होता है कि रिटर्न पीरियड, कि कितना साल में हम लोग का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो रहा है। ये सारा चीज़ लुक आफ्टर करने के बाद ही हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद करंट एसेट हुआ। करंट एसेट तो डेली बेसिस में लगता है, जैसे कि मान लो कि क्रेडिटर हुआ, डेटर हुआ, ये तो क्या होता है कि विदिन 12 मंथ हम लोग का सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्या चीज़ के, कि क्रेडिट पीरियड, ठीक है, इससे रिलेटेड क्रेडिट पीरियड बोलने का मतलब है कि हम लोग जो डेटर को हम लोग जो क्रेडिट पीरियड देंगे, तो इस पे भी डिपेंड करता है मेरा कि कितना दे, कितना 1 मंथ का दे, 15 डेज का दे। क्रेडिट पीरियड मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कस्टमर को सेल करते हैं तो कस्टमर को कितना डेडलाइन दे, सो दैट कि वो अमाउंट हम लोग को पे बैक करे। एक होता है तो कैश टू कैश बिजनेस, क्योंकि अभी बिजनेस क्या होता है कि सारा कैश बेसिस में पॉसिबल नहीं होता है, तो क्रेडिट बेसिस में भी होता है। सो जो क्रेडिट बेसिस है तो इसको क्रेडिट पीरियड कितना दिया जाए, ठीक है, सो दैट कि वो अमाउंट फिर से हम लोग को पे बैक करे, ठीक है। ये देखेंगे। नंबर 2, क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर हमको कितना दे रहा है,
सप्लायर भी तो हम लोग को देगा, जैसे हम लोग क्रेडिटर को देंगे, क्रेडिटर भी हम, सप्लायर भी हम लोग को देगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो हम लोग को कितना दे रहा है, उसी बेसिस में हम लोग सब डेटर्स को भी हम लोग क्या देंगे, डेडलाइन देंगे कि आप लोग को इतना डेट के अंदर में पेमेंट कर देना है। क्लियर है? तो ये सारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो ये सारा फैक्टर को ही कंसिडर करके क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन लेते हैं। सो एक्चुअली फाइनेंशियल डिसीजन बोलने का मतलब से इस डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट को, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बजटिंग। इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग मतलब क्या है, ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, all the decision related to fixed asset is known as capital budgeting। जितना भी डिसीजन फिक्स एसेट से रिलेटेड है उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। एंड करंट एसेट से रिलेटेड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब करंट एसेट से रिलेटेड जितना भी डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो समझ में आ गया? सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या से रिलेटेड है, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट से रिलेटेड है। फिक्स एसेट को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, करंट एसेट को हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिक्स एसेट कैपिटल बजटिंग जब ये डिसीजन लेंगे तो हम लोग कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, जैसे रिस्क, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, एंड रिटर्न पीरियड कि कितना साल में हम लोग का जो आउटफ्लो है वो हम लोग का रिकवर हो जाएगा। ठीक है? एंड करंट एसेट में हम लोग कुछ चीज कंसिडर करेंगे, जैसे कि क्रेडिट पीरियड हुआ, क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर हुआ। ठीक है? रॉ मटेरियल परचेज जब करते हैं तो कितना हम लोग को क्रेडिट पीरियड दे रहा है, ठीक है, कि उस ड्यू डेट तक हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। ये सारा फैक्टर भी अफेक्ट करता है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है? तो ये तो रहा हम लोग का डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का डेफिनेशन। ठीक है? अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है, मतलब जब लेते वक्त वो चीज हम लोग कंसिडर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। सबसे पहले है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कैश फ्लो फोरकास्टिंग, इसका मतलब क्या है, फोरकास्टिंग मतलब क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है ना, फ्यूचर के बारे में। सो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जा रहे हैं, है ना, तो कैपिटल बजटिंग का बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स एसेट में जो करने जा रहे हैं, तो उसका जो कैश फ्लो किस बेसिस पे होगा, रिटर्न किस बेसिस पे आएगा, ठीक है, वो चीज कंसिडर करना पड़ेगा। अगर रिस्क कम है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कैश फ्लो फोरकास्ट जब कर रहे हैं, ठीक है, फोरकास्ट बोलने का मतलब हम लोग सही जगह इन्वेस्टमेंट करके, सही जगह मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिए एंड वहाँ पे सही से एनालाइज करके वहाँ पे इन्वेस्ट किए, प्रॉपर एनालाइज करके एंड करेक्ट एनालाइज करके हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो वहाँ से सही रिटर्न आएगा। ठीक है? सो एक फैक्टर क्या है कैश फ्लो फोरकास्टिंग में, कि ये जो फैक्टर है ये अफेक्ट करता है। अगर तुम सही से फोरकास्ट नहीं करता है तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में जा सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है। एंड ये जो लॉस होगा ना, तो स्मॉल अमाउंट लॉस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा यूज अमाउंट हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट किए रहते हैं, है कि नहीं, तो उससे हम लोग का जो बिजनेस का पिलर जो है लड़खड़ा सकता है। ठीक है? हो सकता है कि बिजनेस का एक पिलर टूट जाए जिसके कारण से मेरा बिजनेस ही गिर जाए। ठीक है? तो काइंड ऑफ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा एक बिजनेस का पिलर है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर एंड करेक्ट फोरकास्टिंग होना पड़ेगा। नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलने का मतलब है, जैसे कि मैंने क्या कहा था,
क्योंकि जो फ्यूचर में हम लोग जो मनी रिसीव करने वाले हैं, यहाँ पे जो जितना भी अमाउंट रिसीव करने वाले हैं, वो तो जैसे कि अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब क्या है कि अभी सर्टेन अमाउंट मान लो कि 1,50,000 हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फ्यूचर में जाके इससे रिटर्न आएगा, ये है ना, जिसको हम लोग 1,50,000 का हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो। ये मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। मान लो कि एक मशीन पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो बोल रहा है कि वो मशीन जो रिटर्न देगा हम लोग को 4 साल तक देगा, बोला है। एक मशीन जो रिटर्न कितना देगा, 4 साल तक देगा। फर्स्ट ईयर में मान लो कि 50,000 दे रहा है, दूसरा ईयर में 60,000 दे रहा है, इसमें 30,000 दे रहा है एंड इसमें 40,000 दे रहा है। इस बेसिस में क्या हो रहा है कि एक मशीन हम लोग को रिटर्न देगा। अब रिटर्न कैसे देगा, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है, इस बेसिस में रिटर्न देगा। लेकिन ये जो रिटर्न होगा ये तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में जो मिलने वाला है एंड जो वैल्यू मिलेगा इज नॉट इक्वल टू करंट वैल्यू। बोलने का मतलब पहले जमाने का 10 रुपये एंड अभी जमाने का 10 रुपये क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू भी क्या हो गया, चेंज हो गया। सो अभी उस 10 रुपये का वैल्यू अभी के टाइम पे कुछ नहीं। समझा? तो यहाँ पे जैसे कि ये 50,000 जो है इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू बोलने का मतलब है 1 साल बाद 50,000 मिलेगा, तो अगर हम इसको अभी रिसीव करना चाहे तो कितना मिलेगा, लेस देन 50। 70,000 सेकेंड ईयर में मिलेगा, तो सेकेंड ईयर में 70,000 मिलेगा। अगर हमको अभी इसी को रिसीव करना है तो कितना मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक रिटर्न दिया रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मान लो कि 6% 7% करके इंटरेस्ट है, 6% करके 7% करके इंटरेस्ट है। तो मान लो जैसे कि अभी 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड 6% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल बाद जाके कितना होने वाला है, 1,060, 1 ईयर बाद, है कि नहीं। इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर 1,000 इज इक्वल्स टू 1,060। हम लोग ये नहीं बोल सकते 1 साल बाद कि 1,000 रुपये इक्वल है, नहीं, उसका वैल्यू बढ़ता है कि नहीं। जो अमाउंट हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पहले का 1,000 है ना, 1 ईयर पहले का 1,000 इज इक्वल्स टू 1,060 अभी का, तो मनी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, अमाउंट इंक्रीज हो गया। पहले का 1,000 अभी का 1,000 नहीं रहा, अभी का 1,060 हो गया। तो उसी बेसिस में इसको सारा को प्रेजेंट वैल्यू में लेंगे एंड कंपेयर करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इसलिए बोला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करना है, कंसिडर करना चाहिए कि तुम 2 साल 3 साल बाद जो रिटर्न मिलने वाला है तुमको, तो उसको तुमको अभी, अगर तुम इसको अभी लेना चाहता है तो कितना होगा, तो उस बेसिस में ही तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नंबर 3, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे तो रिस्क भी ज़्यादा होगा एंड अनसर्टेनिटी है, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे रिस्क कम होगा, लेस रिस्क होगा। अब जब लेस रिस्क होगा तो रिटर्न भी लेस होगा या लो रिटर्न होगा, है कि नहीं। वहाँ पे मत करना जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो एंड रिटर्न ज़्यादा हो। क्या पता कि रिटर्न ज़्यादा के चक्कर में रिस्क ज़्यादा है तो सारा का सारा पैसा डूब जाए। तो ट्राई करना कि जहाँ पे रिस्क कम हो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। एंड जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे रिटर्न भी कम होता है, ठीक है। और एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग एक इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट 6% करके था जो फ्यूचर में जाके 1 साल में जाके 1,060 हो गया, तो इसी रेट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कॉस्ट कितना है जो आगे फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगा, 6% करके, समझा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये होना बहुत जरूरी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस में ही हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो
अभी आप 20,000 रुपये डालिए, एक स्कीम आया, 20,000 रुपये अभी डालिए, आपको 50 साल बाद आपको 1 लाख देंगे। समझ? अभी आप 20,000 डालिए, 50 साल बाद आपको हम कितना देंगे? 1 लाख देंगे। खुश? 5 मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, राइट? है ना? लेकिन ये जो बोला है ना, ये गलत है। ठीक है, यहां पे खुश होने का जरूरत नहीं है कि तुम यहां पे बोल रहा है कि हमको 80,000 प्रॉफिट हो रहा है। गलत है, क्योंकि जब तुम 50 ईयर्स ऐड करेगा तो ये जो 1 लाख का वैल्यू होगा ना, जो 1 लाख मिलेगा ना, वो तो उस वक्त इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। नहीं समझना है? फॉर एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। पहले मान लो कि हम 1950 का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक 1950 हम एक ईयर 1950 में मान लो कि एक स्कीम निकाला। उस वक्त तुम अभी 10 रुपये दो, 1950 का 10 रुपये मतलब बहुत है, 10 रुपये दो, तुमको 50 साल बाद 2000 में, है ना, 50 साल बाद तुमको 100 रुपीज़ देगा। तो देखने से तो 10 गुना हो गया, लेकिन इस वक्त जो तुम 2000 में 100 रुपीज़ लेगा, क्या वो उस वक्त क्या वो ज़्यादा वैल्यू है? नहीं नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं है इसका। जबकि ये 10 रुपीज़ तो उसी वक्त के लिए बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करेंगे, तो इस 100 रुपीज़ को अगर हम इस पोजीशन में लाएंगे ना, तो आई थिंक ये 8 रुपये 7 रुपये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, 8 रुपीज़ 7 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है, एंड उसके बाद ही कंसिडर करना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करके, क्योंकि जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो ये फैक्टर है, ये भी डिसाइड करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाता है? कम होते जाता है। कम है तो ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है फिनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फिनेंसिंग जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, डिसीजन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। सो फिनेंसिंग डिसीजन मतलब डिसीजन रिलेटेड टू फिनेंसिंग, कि पैसा कहाँ से लेना है बिजनेस को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिसीजन जो लेता है उसको बोलते हैं फिनेंसिंग डिसीजन। जैसे कि मान लो कि सोर्सेज क्या क्या है बिजनेस का, सोर्सेज ऑफ बोरोइंग। एक इशू ऑफ शेयर्स है, शेयर्स इशू कर सकता है, इशू ऑफ शेयर्स, या बोलो डिवेंचर बोलो, इशू ऑफ शेयर्स बोल देते हैं। और दूसरा क्या है? डिवेंचर है, बैंक लोन है, ठीक है। अब जब शेयर्स बोलेंगे तो 2 शेयर्स आ जाएगा यहाँ पे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सो ये 2 शेयर्स है, ये सोर्सेस ऑफ क्या है? फिनेंसिंग। सो अब कंपनी को ये डिसाइड करना है कि हम पैसा कहाँ से निकालें, कहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, या यहाँ से ले, या ये तीनों का कॉम्बिनेशन करें। अब तीनों का कॉम्बिनेशन भी करें तो किस बेसिस पे करें? सो दैट कि मेरा क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलने का मतलब है कि कंपनी का क्या लगे कि इंटरेस्ट कम लगे, ठीक है। सो डिसीजन रिलेटिंग टू फिनेंस, ठीक है। अगर कुछ भी फिनेंस से रिलेटेड डिसीजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंसिंग डिसीजन। अब इसमें 2 कैपिटल आ जाता है, एक ओन्ड कैपिटल जिसको हम लोग इसे बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, विच मीन्स द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और इस 2 को हम लोग बोलते हैं डेप्थ कैपिटल। डेप्थ कैपिटल बोलने का मतलब क्या है
कि बिजनेस को फ्यूचर में जाके इसको क्या करना है, पे आउट करना ही है। इसको तो करना है, लेकिन क्या है, अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो वापस नहीं करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे जो है ये दोनों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या ना हो मतलब नहीं है। एंड एट लास्ट इसको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ ये डिवेंचर जितना भी पैसा लिया है एंड बैंक लोन, ये देना ही पड़ेगा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके। इसका केस में क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये लोग को डिविडेंड मिलेगा, मतलब रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सफिशिएंट पैसा है तो एट लास्ट जब कंपनी डिसॉल्व होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व नहीं बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं, और लिक्विडेट होगा तो क्या होगा, तो ये लोग को कैपिटल मिलेगा। कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट किया ना ये शेयर होल्डर ने, पैसा मिलेगा, प्रोवाइडेड पैसा होगा तो ही, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान लो कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ तो हमको डिविडेंड मिल रहा था। अब कंपनी क्या होगा, लिक्विडेट हो गया, बंद हो गया कंपनी, तो कंपनी सबसे पहले ये सारा लोन पेमेंट करेगी। पेमेंट करने के बाद पैसा बचेगा तब हम लोग को देगी, और नहीं बचेगा तो नहीं देगी। क्यों, इसीलिए तो यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है कि ओन कैपिटल या ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब क्या है, तुम जब ओनर है तो तुम तभी पैसा रखेगा जब सब कुछ देने के बाद कुछ बच गया है तो, और नहीं बचा है तो नहीं रखेगो, है ना, रखोगे नहीं वहाँ पे पैसा। तो क्लियर है। तो यहाँ पे फिनेंसिंग डिसीजन में 3 सोर्सेस है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे कम पड़ रहा है, तो कंबाइन करना है, कंबाइन उठाना है कि इंडिविजुअल उठाना है, वो डिसीजन लेना है बिजनेस को। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ओन कैपिटल एंड एक डेप्थ कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड डेप्थ कैपिटल मतलब डिबेंचर एंड बैंक लोन, और दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि क्रेडिटर बोलने का मतलब है लास्ट में पे ऑफ करना पड़ेगा उनको। क्लियर है। तो ये था फिनेंसिंग का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या फैक्टर्स है जो फिनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट करता है। क्या क्या फैक्टर्स है, पैसा उठाना है हम लोग को। नंबर 1 तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेरे पास जब सोर्सेज दिख गया कि हम लोग को पैसा कहाँ से उठाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था शेयर्स है ना, डिवेंचर है एंड बैंक लोन है। जब ये देख लिए तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड मतलब पैसा जब उठाएंगे तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे लगेगा ये देखना है। ऐसे तो नहीं उठे, जब शेयर्स इशू करना है तो शेयर्स के लिए ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, उसको कमीशंस देना पड़ता है, ठीक है, एंड और बैंक को भी खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक अपॉइंट होता है पैसा रिसीव करने के लिए। तो ये सारा कॉस्ट कि जब पैसा उठाएंगे तो पैसा उठाने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, जिस सोर्स में चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इस तीनों में कहीं पे भी अगर कम लगेगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे कम होगा, समझोगा। लो कॉस्ट होगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 2 अगर हम लोग इस बेसिस में अगर पैसा रेज किए तो। नंबर 2 रिस्क। अगर रिस्क किस में ज्यादा है तो वो भी देखना है। तो देखो रिस्क हमेशा इसमें ज्यादा रहता है। क्यों बोलो तो, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको देना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्लस तुमको कैपिटल भी वापस करना है, तो सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर रहता है। तो अगर रिस्क इन टर्म्स ऑफ रिस्क देखा जाए तो सबसे सही ये लो रिस्क है। क्यों, क्योंकि शेयर्स ऐसा है जहाँ पे तुमको प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो रिस्क के बेसिस में अगर जज किया जाए तो ये। अगर कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड का बारे में या फिनेंस के बारे में बात किया जाए तो डिवेंचर एंड बैंक, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगेगा। यहाँ पे तो तुमको ब्रोकर लोग का अपॉइंट करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है। अगर इंडिविजुअल पॉइंट के बेसिस पे देखा जाए तो अलग अलग है। और तुम ये चाहता है कि कॉस्ट कम लगे तो तुम यहाँ पे मूव ऑन हो जाओ, और तुमको लगता है चाहिए कि रिस्क कम हो तो यहाँ पे चला जाओ इस शेयर्स पे।
ठीक है, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है, हम लोग को डिविडेंड एंड कैपिटल सिर्फ देना पड़ता है। ठीक है, नंबर 3 कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन बोलने का मतलब क्या है, अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, मतलब ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है जो सेल करने के बाद वो रेगुलर बेसिस में आ ही रहा है, ठीक है, एंड वो लोग के पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो वो लोग डिवेंचर एंड बैंक लोन पे जा सकते हैं। मान लो कि कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, तब अगर पैसा अच्छा खासा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, तो वो लोग डिवेंचर बैंक लोन ले सकते हैं, क्योंकि वहां से वो लोग इंटरेस्ट भी पेमेंट कर सकेंगे अगर कैश फ्लो अच्छा हुआ तो। बोले मतलब पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हुआ तो वो लोग डिवेंचर और बैंक लोन पे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करना हुआ रहता है, तो वो यहाँ से पे कर सकता है कंपनी इजीली, अगर पोजीशन अच्छा हुआ तो। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो ये छोड़ो, यहाँ पे आओ। नंबर 4 फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलने का मतलब है इंटरेस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका मतलब है इंटरेस्ट। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी पे कर पा रही इजीली, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कंपनी पे कर पा रही इजीली, तो क्या कर सकती है, तो यहाँ पे कंपनी डेब्ट एंड बैंक लोन ले सकता है। समझ रहा है, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इजीली पे कर सकती है रेगुलर बेसिस में, है ना, बिना इंटरप्शन का, तो वो लोग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हुआ तो बिजनेस के लिए रिस्क भी ज़्यादा हो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा बोलने का मतलब है कि तुम लोन ज़्यादा लेके रखा है, तो इनकेस फ्यूचर में बिजनेस कुछ इधर उधर हो गया, तो तुमको सारा का सारा बिजनेस का एसेट बेच के तुमको देना पड़ेगा, एंड इसका जो इफेक्ट होगा शेयर होल्डर पे आएगा। एंड जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगा। कैसे, अब जिससे लोन लिया वो लोग को अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक सौ शेयर होल्डर है जो पैसा इन्वेस्ट किया, वो लोग का भी होगा ना, तो हाँ बिजनेस अच्छा से कमा, तो हम लोग को भी डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए, दिस ईयर ज़्यादा मिलना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। समझा ना, जहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है अच्छा खासा, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाता है शेयर होल्डर का कि हम लोग को भी ज़्यादा मिलना चाहिए, एंड वो अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड होगा, एंड इसका रिजल्ट कंपनी को होगा। हो सकता है कि वहाँ से शेयर होल्डर अपने आप को विड्रॉ करे, या कंपनी में वो लोग क्या करे, दंगा फसाद कर दे। ठीक है, और एक है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट बोलने का मतलब क्या है, देखो अगर कैपिटल मार्केट बोलेंगे मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी का शेयर इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी को जरूरत नहीं डिवेंचर बैंक लोन निकालने का, क्योंकि इसका मतलब क्या है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी शेयर से उठा सकते हैं इजीली। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट अच्छा होने का मतलब यही है कि कंपनी के शेयर वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जरूरत नहीं है ना, वो और से ज़्यादा शेयर्स इशू कर सकती है। एंड क्यों ज़्यादा शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। 100 का शेयर 200 में मिलेगा, तो उसका एक्स्ट्रा पैसे तो मिल ही रहा है ना उसको वहाँ से, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि डिवेंचर बैंक लोन से। ठीक है, तो ये सारा 5 पॉइंट है फिनेंसिंग डिसीजन का। ठीक है, जो फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड कि अगर लो कॉस्ट होगा तो वहाँ से उठाएंगे, ज़्यादा होगा तो नहीं करेंगे। रिस्क, और रिस्क जहाँ पे होगा, रिस्क बोलने का मतलब सबसे ज़्यादा तो हाई रिस्क यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड लास्ट में हम लोग को पूरा का पूरा कैपिटल भी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का डिविडेंड प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर कैपिटल बचा तो हम लोग यहाँ पे रिफंड करेंगे इन केस ऑफ लिक्विडेशन। कैश फ्लो पोजीशन अच्छा होगा कि अगर ऑपरेटिंग बिजनेस ठीक चल रहा है, कि डे टू डे बिजनेस अच्छा ऑपरेट हो रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, तो हम लोग इजीली वहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट बर्डन है हम लोग इजीली पे कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई हुआ
तो बिजनेस के लिए हाई रिस्क होगा, कम हुआ तो कम रिस्क होगा, ठीक है। एंड ज़्यादा हुआ तो शेयर एक्सपेक्टेशन क्या, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, अपने हाई हो जाता है, तो वो लोग भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनेंस मतलब अगर लो कॉस्ट होगा तो यहाँ से पैसा उठाएगा। रिस्क बोलने का मतलब है कि अगर ज़्यादा रिस्क होगा, जैसे कि रिस्क सबसे ज़्यादा डिवेंचर एंड बैंक लोन में होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन बोलने का मतलब अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा हुआ तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा हुआ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलने का मतलब इंटरेस्ट अगर ज़्यादा दे रहे कंपनी तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगा, शेयर होल्डर को हाई होता है, ठीक है। एंड बिजनेस के लिए भी हाई रिस्क रहता है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट कंपनी का अच्छा है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कंपनी का शेयर वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी का ज़रूरत नहीं कि यहाँ से लोन ले, तो वो लोग के लिए बेस्ट सोर्स होगा कि शेयर्स। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है फिनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसका हम लोग सिर्फ एक कंसेप्ट करेंगे और इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो फिनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो प्लानिंग क्या है कि फिनेंशियल प्लानिंग मतलब हम लोग क्या चीज़, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट कि पैसा कितना चाहिए ये एस्टिमेट करेंगे। क्या एस्टिमेट करेंगे कि पैसा का ज़रूरत कितना है बिजनेस में। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो क्या क्या चीज़ को कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो सुनो। नंबर 1 क्या क्या कंसिडर करना है, स्पेसिफाइज द सोर्सेस ऑफ राइजिंग फिनेंस। क्या चीज़, कहाँ से, सोर्सेस ऑफ राइजिंग फिनेंस मतलब पैसा कहाँ से उठा रहे हैं। तो नंबर 1 क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, क्या क्या कंसिडर करेंगे। नंबर 1 सोर्सेस देखेंगे कि पैसा कहाँ से लेना है, क्योंकि पैसा का रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना है हम लोग को, ठीक है। नंबर 2 इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, सोर्सेज देखेंगे तो मेरे पास कितना अवेलेबल है एंड हम लोग का कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेट द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द सरप्लस फंड। और मेरे पास सरप्लस फंड है तो उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, ठीक है, बेस्ट यूजेस। नंबर 4 एलोकेट द फंड अमॉन्ग डिफरेंट फिनेंशियल एरिया अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एंड जो पैसा है मेरे पास उसको एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में एज पर रिक्वायरमेंट, कि किस वे से बेस्ट एलोकेशन किया जाए उस अमाउंट को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, फिनेंशियल प्लानिंग में आता है। सो ये क्या है, एस्टिमेट करना है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये चीज़ क्या क्या से रिलेटेड है, सोर्सेज कहाँ से लेना है, जो अवेलेबल फंड तुम्हारे पास कितना है, एंड सरप्लस जो फंड है उसको बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, एंड उस फंड को कैसे करके एलोकेट किया जाएगा टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट हुआ फिनेंशियल प्लानिंग का। और दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। अगर फिनेंशियल प्लानिंग अगर हम लोग करेंगे, एस्टिमेट करके रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्यूचर में हम लोग का शॉर्टेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शॉर्टेज नहीं होगा हम लोग का, है कि नहीं, क्योंकि प्लानिंग के साथ चल रहे हैं हम लोग, तो कोई भी स्टेज में हम लोग को फिनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा। नंबर 2 मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लानिंग के साथ हम लोग जब पैसा रेज करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो हम लोग का क्या लगेगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या लगेगा, मिनिमम, क्योंकि हम लोग प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो कहाँ से पैसा, किस सोर्सेज से पैसा उठाना है, तो जब सोर्सेज से पैसा उठाना है तो हम लोग उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देख लेते हैं कि कहाँ पे सस्ता पड़ेगा, वहाँ से हम लोग उठाएंगे, ठीक है। नंबर 3 कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट।
यहाँ पे क्या होता है कि पैसा जो है हर एक फिनेंशियल मैनेजमेंट को प्लानिंग करना रहता है पैसा से रिलेटेड। तो यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट, क्योंकि वो जो पैसा होता है सबका एलोकेट होता है, तो सारा डिपार्टमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ। एंड अपना अपना जो एक्सपेंसेस होगा, है ना, या अपना अपना जो रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सारा चीज़ अपना डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट के सामने रखेगा। एंड वो क्या करेगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट, एंड उस चीज़ को मेट करेगा। कैसे करेगा वो फिनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। Number 4, ensuring liquidity. So financial planning helps to maintain liquidity in the firm by ensuring the availability of the fund required and their optimum utilization. Ensure liquidity बोलने का मतलब है कि ये क्या करता है कि ये पैसा क्या करता है, पैसा कंपनी को देता है। तो जब भी ज़रूरत होगा तो ये क्या करेगा, फिनेंशियल प्लानिंग उसको पैसा दे देता है। इंश्योर लिक्विडिटी मतलब कैश वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर 5, developing optimum capital structure. So financial planning helps to develop optimum capital structure through deciding proper mix of equity and capital debt. तो developing optimum capital structure बोलने का मतलब है यहाँ पे capital structure मतलब combination of 2 different sources of capital। जैसे कि मान लो इक्विटी हुआ एंड डेब्ट हुआ, दोनों को कंबाइन करके वो क्या कर सकते हैं, इस वजह से कैपिटल रेज करता है कि सो दैट कि वहाँ पे मेरा क्या रहेगा, मिनिमम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है फिनेंशियल प्लानिंग का। क्लियर है, ठीक है। तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक है। सो फिनेंशियल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, अगर कंपनी 2 डिफरेंट सोर्सेस से, मान लो एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से, ठीक है, शॉर्ट टर्म से मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से पैसा अरेंज करती है, तो उसको बोलते हैं फिनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड from 2 different sources, from short and long term, समझा। मतलब कंपनी अगर दो सोर्सेस से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म से लेती है तो उसको बोलते हैं फिनेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो इसके बाद आते हैं, ये तो बेसिक सिर्फ डेफिनेशन था। अब इसके बाद आते हैं फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। फैक्टर्स नंबर 1, 2 फैक्टर्स है इसमें, एक इंटरनल फैक्टर है एंड एक है क्या, एक्सटर्नल फैक्टर। फिनेंशियल स्ट्रक्चर का 2 फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग फिनेंशियल स्ट्रक्चर। एक इंटरनल है, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर वाला है, ठीक है। सो इस फैक्टर में क्या डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग सही है या शॉर्ट टर्म लोन सही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सही है या लॉन्ग टर्म लोन सही है, मतलब ये डिसाइड करना है। तो इंटरनल मतलब अब बिजनेस का नेचर ऑफ द बिजनेस। सो नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होगा, ये भी डिसाइड करता है कि तुमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहिए कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए। समझ में, तुमको डेब्ट कैपिटल चाहिए या इक्विटी कैपिटल चाहिए। अगर नेचर ऑफ बिजनेस अगर रिस्क कम है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकता है कि डेब्ट कैपिटल ले सकता है, रिस्क ज़्यादा है तो डेब्ट कैपिटल में इक्विटी लो, ठीक है। डेब्ट कैपिटल बोलने का मतलब है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। यहाँ पे अगर रिस्क कम लग रहा है तो लॉन्ग टर्म लो, अगर रिस्क ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म मत लो, ठीक है। नंबर 2 है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस बोलने का मतलब क्या, अगर बिजनेस का साइज बोलने का मतलब क्या है कि लार्ज स्केल है ना, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल है तो डेफिनेटली तुमको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहिए, है ना। एंड स्मॉल स्केल है तो तुमको वहां पे क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल में अगर रिक्वायर्ड है कि लॉन्ग टर्म का एंड तुम्हारे पास सफिशिएंट
कैश है, सब सफिशिएंट मनी है, कैश फ्लो पोजीशन सही है बिजनेस का। कैश फ्लो पोजीशन बोलने का मतलब है जितना भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा बिजनेस का, इंटरेस्ट जो देना रहता है वो इजीली दे पा रहा है या दे पाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे भी तुम लॉन्ग टर्म ले सकता है। लेकिन साइज के हिसाब से शॉर्ट टर्म लोन ही सही रहेगा अगर स्मॉल बिजनेस है तो, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम बोलने का मतलब क्या है इसमें, नेचर ऑफ इनकम, अगर बिजनेस क्या कर रहा है, नेचर ऑफ इनकम रेगुलर बेसिस में कैश फ्लो पोजीशन, बिजनेस अच्छा है मतलब कैश फ्लो पोजीशन रेगुलर बेसिस में हो रहा है, तो यहाँ पे तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा फिनेंशियल कैश फ्लो पोजीशन ठीक नहीं है, मतलब जो कैश तुम जो आता है तुम्हारे पास बिजनेस से, जो सर्कुलेट होके आता है सेल होने के बाद, वो लेट से आता है, ठीक है। अगर वो लेट से आता है तो क्या होगा, तो बिजनेस का जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो तुम पे नहीं कर पाएगा। तो उस केस में अगर डिले होता है कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना, फिक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेना, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ही लेना वहाँ पे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो क्या करना, लॉन्ग टर्म लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लग रहा है तो मत लेना, शॉर्ट टर्म में चला जाना, क्लियर है। तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर जो डिसाइड करता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, या अगर लेना है तो शॉर्ट वाला कितना लेना है, लॉन्ग वाला कितना लेना है। तो ये स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, तो यहाँ हर एक में कम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग का ही नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों का ही। तो यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करेंगे कि जब हम नेचर ऑफ द बिजनेस बोल रहे हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करने वाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना है तो कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल, ये भी डिसाइड करता है, जो तुम लोन लिया है या जो तुम लोन लेने वाला है, जो तुम लोन लेने वाला है वो कितना पीरियड का होगा, ये भी डिसाइड करें, ठीक है। अगर कम पीरियड में हमको पे बैक करना है एंड तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म ट्राई करो, कम से कम लो एंड शॉर्ट टर्म ज़्यादा लो। एंड तुम्हारे पास रीपेमेंट पीरियड बहुत अच्छा खासा है, रीपेमेंट पीरियड बहुत अच्छा खासा है, तो तुम क्या करो, अच्छा खासा बोलने का मतलब है अच्छा टाइम दिया, 15 ईयर्स 10 ईयर्स दिया हुआ है, एंड बिजनेस के हिसाब से तुम इंस्टॉलमेंट में बेसिस में आराम से पे कर सकते हो, तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि तुम लॉन्ग टर्म लोन पे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा है फैक्टर्स जो इंटरनल फैक्टर्स है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि पोजीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। पोजीशन ऑफ कैपिटल मार्केट बोलने का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो तुमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म लोन तो लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारा शेयर्स का वैल्यू ऐसे भी बढ़ा हुआ है, तो तुम शेयर्स के थ्रू से ले सकता है एंड कम से कम तुम लॉन्ग टर्म लोन वहां से उठा सकता है। नंबर 2 है तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लो, नहीं तो ज़्यादा है तो मत लो। लीगल एस्पेक्ट, अगर लीगल रिक्वायरमेंट या फॉर्मेलिटीज किसी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा तुमको फुलफिल करना पड़ रहा है एक लोन रेज करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है उस लोन को रेज करने में, तो उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म पे या शॉर्ट टर्म लोन पे फोकस करो, वहीं से रेज करके तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे रखते हैं।
5 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा फिनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक। तो आज का लास्ट टॉपिक ये है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड, और एक है ऑपरेटिंग कैपिटल, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच आर यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, समझना? तो जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट में, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। सो फिक्स्ड कैपिटल मतलब समझ में आ गया कि ये अगर कोई भी कैपिटल, अगर हम लोग पैसा अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस करने में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि हमको फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है? नंबर 1 है तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कंपनी क्या में इन्वॉल्व है? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग बोलने का मतलब क्या है? बनाने में, है ना। या बिजनेस या ट्रेडिंग में लगा रहता है, कोई कंपनी क्या लगा रहता है? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग मतलब परचेस एंड सेल करने में। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो फिक्स्ड कैपिटल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमको फिक्स्ड एसेट चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बिकम्स मोर, ठीक है। अगर ट्रेडिंग हुआ तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाए? रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बिकम्स लेस, ठीक है। नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का साइज भी डिपेंड करता है, ठीक है। लार्ज साइज होगा मतलब लार्ज स्केल वाला बिजनेस होगा तो वहां पे क्या चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर स्मॉल स्केल होगा तो वहां पे क्या होगा? कम चाहिए। नंबर 3, प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन टेक्निक अगर दो मेथड होता है प्रोडक्शन करने का। एक होता है लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मेथड, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। इसका मतलब क्या है? लेबर इंटेंसिव मेथड बोलने का मतलब है उस कंपनी में लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। कैपिटल इंटेंसिव बोलने का मतलब है जहाँ पे फिक्स एसेट ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल क्या होगा? रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल का ज़्यादा होगा। नंबर 4, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। अगर फिक्स एसेट हायर करके ला रहा है, हायर या लीज में ले रहा है तो फिक्स कैपिटल कम पड़ेगा हमको। लीज बोलने का मतलब है कि बोल दिया है कि ये जो है जैसे तुम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घर जो होगा लीज में होगा, दुकान कि 1.5 साल 2 साल के लिए हम ले लिए हैं, हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं,
समझा, 1.5 साल 2 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे करके हम यूज़ कर सकते हो। लीज बोलने का मतलब है एक सर्टेन पीरियड के लिए उसने क्या किया, उसको अपने अंडर में, जैसे रेंट देते रहेंगे, लेकिन वो उतना टेन्योर तक वो मतलब वो ओनर किसी को नहीं दे सकता है वो लैंड, समझा। जैसे कि ऑटो क्या होता है, लीज में लेता है, किसी से क्या बोला हम 2 साल तक आपका ऑटो चलाएंगे, आपको रेंट देते रहेंगे, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में रहता है वो, ठीक है। सो अगर लीज और हायर में लिया हुआ है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, लेकिन अगर परचेज कर रहा है तो क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे और एक है नेचर ऑफ गुड या नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बोलो नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो कोई भी ऐसा चीज थोड़ा स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है एंड बाकी बात सारा इधर से असेंबल कर रहा है, कोई बिजनेस क्या होता है कि बाहर से मंगा के असेंबल करता है, कुछ पार्टी वो प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। अगर वो क्या करता है, मेजर पार्ट क्या होता है कि अगर कंपनी में मैन्युफैक्चर करता है उस प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये सारा 5 फैक्टर्स है कैपिटल, फिक्स कैपिटल का। अब वर्किंग कैपिटल का देखते हैं कि जैसे कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल बोलने का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट से माइनस करने के बाद करंट लायबिलिटी जितना भी अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो बिजनेस रन करने के लिए हमको चाहिए रहता है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का जरूरत कितना, कहां पे कितना कितना पड़ेगा। अब सबसे पहले सेम पॉइंट आएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा तो वर्किंग कैपिटल का क्या रहेगा, जरूरत कम रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो वर्किंग कैपिटल का कम पड़ेगा। ट्रेडिंग रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। समझ आ रहा है। नंबर 2 पॉइंट, साइज ऑफ द बिजनेस, सेम पॉइंट है, साइज ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस का साइज स्मॉल स्केल है तो वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, लार्ज स्केल है तो कम लगेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर को ज़्यादा देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। कैपिटल इंटेंसिव है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो क्या कर रहा है कि अगर इधर उधर से असेंबल कर रहा है, असेंबल करके वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा असेंबल करने में, ठीक है। एंड अगर मेजर पार्ट बना रहा है तो वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत कम पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी है, यहाँ पे ये सारा पॉइंट तो होगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी बोलने का मतलब है यहाँ पे अगर डेटर को अगर क्रेडिट पीरियड कम दिया है, इसका मतलब कैश जो सर्कुलेट होगा, जो कैश हम लोग को आएगा जल्दी आएगा। तो यहाँ पे कैश जब ज़्यादा आएगा, क्रेडिट पीरियड कम दिया है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो वो आ ही जाएगा मेरा। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा दिया, मतलब क्रेडिट पीरियड ज़्यादा दिया है तो मतलब डिले करके मेरा कैश आएगा, तो कैश का रिक्वायरमेंट तो हमको पड़ेगा, तो उसका उस वक्त वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। समझा। चेंज इन प्राइस लेवल, अगर प्राइस हाई हुआ, मान लो कि प्राइस हाई हुआ तो वर्किंग कैपिटल का क्या जरूरत ज़्यादा लगेगा। प्राइस कम हुआ तो वर्किंग कैपिटल का जरूरत कम पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अगर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बोलने का मतलब क्या है कि अगर रॉ मटेरियल हम लोग को क्रेडिट में सप्लाई होता है, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर रॉ मटेरियल अगर कैश में सप्लाई हो रहा है, हम लोग कैश में परचेस करना पड़ रहा है हम लोग को, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारा रहा हम लोग का फिक्स्ड एंड
वर्किंग कैपिटल का